सभी सखियों सहेलियों सखाओं को राजुल और प्यारी चौंक गई ना? प्यारी तो बुआ का नमस्कार कि आ ही रही हैं बस। रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। तो ये जो चौंकने वाली बात हो जाती ना तो तुरंत मुंह से निकलता, अरे हाँ ये कैसे हो गया है, अब दैया रे दैया क्या करेंगे, उफ, कैसे संभाले? तो कुछ ऐसा ही हो जाता है, कभी कभी ये भी निकलता है, ओह अब क्या करें। तो बहुत सारे ऐसे तिरस्कार के भी होते हैं और कुछ संबोधन वाले भी होते हैं, जैसे कि ओ जी सुन लो जी, जरा जी सुन लो। तो ऐसे भी होता है, लो कर लो बात। अब इसका क्या मतलब है, लो कर लो बात और बाप रे बाप, इसका भी कोई मतलब तो नहीं होता है। और इनको कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मतलब पूर्ण वाक्य तो इन्हें नहीं कह सकते। पूर्ण वाक्य भी नहीं है, शब्द है जरूर, लेकिन कभी कभी राजू अगर देखो तो इनके बगैर भी वाक्य पूरा रहता है अपने आप में, है ना। ये बिल्कुल अलग से टंगे रहते हैं। शुरुआत में कहते हैं हम हैं हमें बोलो, और जब हमें बोलोगे तो तुम्हारे इस वाक्य में जान आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, जान डाल देते हैं। ऐसे ही शब्द हैं और ओह ये शब्द कितने ज्यादा प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं। काश ये और ढेर सारे होते, लेकिन ये कितने हैं, कैसी कैसी ये बातें करते हैं और कैसे कैसे हमारे भाव प्रकट करते हैं, ये बताते हैं ये शब्द। तो आज हम कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं। हे भगवान, तुमने तो सारे टॉपिक तो बताए नहीं। अब जैसे ये हे भगवान है, ये इसके बगैर भी हो सकता था कि भाई तुमने सारे टॉपिक नहीं बताए, लेकिन हमने बोल दिया हे भगवान। तो अच्छा, लगा ये भी तो देखे ना कि जैसे हे भगवान है तो एक तो ये वाला भी हे भगवान हो गया कि हे भगवान ये क्या किया, और हे भगवान ऐसे भी हो गया कि हे भगवान अब क्या होगा, अब बता देते हैं टॉपिक, कोई बात नहीं। यानी कि बचने की अभी भी गुंजाइश है। तो आज भाई वीरांगना का दिन है सखी विशेष में, तो हम ओंके ओबव्वा के बारे में बताएंगे। तो कुछ ऐसी भी हमारी वीरांगनाएं हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस थोड़ा थोड़ा पता है, तो आज थोड़ा थोड़ा उन तक हम पहुंचेंगे, है ना। और आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस है, तो उसकी भी बात हम करेंगे। वाह वाह क्या बात है, ढेर सारी बधाई। और जिनके हर काम पर निकलता है शाबाश, देश का नाम ऊंचा करते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। जी हाँ। तो ये बातें करेंगे और कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसमें चटखारे आएंगे। बस आहा निकलेगा, आहा निकल जाएगा, वाह 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 निकल जाएगा। और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस समय तो नहीं, लेकिन जब बनाएंगे और जब खाएंगे तब ठीक है। तो वो कटलेट्स होंगे और उन कटलेट्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक गाना सुन लेते हैं। क्या बात है। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, क्या हो फिर जो दिन रंगीला हो, रेत चमके समुंदर नीला हो, और आकाश गीला गीला हो। क्या हो फिर जो दिन रंगीला हो, रेत चमके समुंदर नीला हो, और आकाश गीला गीला हो। फिर तो बड़ा मजा होगा, अंबर झुका झुका होगा, सागर रुका रुका होगा, तूफान छुपा छुपा होगा। हाँ फिर तो बड़ा मजा होगा, अंबर झुका झुका होगा, सागर रुका रुका होगा, तूफान छुपा छुपा होगा। क्या हो फिर जो चंचल गाते हो, होठों पे मचलती बातें हो, सावन हो कभी बरसाते हो। क्या हो फिर जो चंचल गाते हो, होठों पे मचलती बातें हो, सावन हो कभी बरसाते हो। फिर तो बड़ा मजा होगा, कोई फिसल रहा होगा, कोई संभल रहा होगा, कोई मचल रहा होगा। हाँ फिर तो बड़ा मजा होगा, कोई फिसल रहा होगा, कोई संभल रहा होगा, कोई मचल रहा होगा। क्या हो
भरी खामोशी हो, हर आहट पे धड़कन होती हो, क्या हो फिर जो दुनिया सोती हो, और तारों भरी खामोशी हो, हर आहट पे धड़कन होती हो, फिर तो बड़ा मजा होगा, दिल दिल मिला मिला होगा, तन मन खिला खिला होगा, दुश्मन जला जला होगा, फिर तो बड़ा मजा होगा, दिल दिल मिला मिला होगा, तन मन खिला खिला होगा, दुश्मन जला जला होगा। फिर तो बड़ा मजा होगा, बस यही एक शब्द बोल दें और कितनी बातें सारी समा जाती हैं उसमें। पूरी की पूरी कहानी आ जाती है इसमें कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, हाँ, कब कब होगा, कौन कौन होगा, सही है ना? बात है। तो भाई ऐसे कुछ शब्दों की हम बात कर रहे हैं आज। जो कि हमें विस्मय में डालते हैं, और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने अपने भाव भी लिखकर भेजे हैं, और बहुत हद तक बहुत सही भी उन्होंने लिखा है कि जो हमारे जो मनोभाव हैं उनको किस तरह से ये प्रकट करते हैं ये शब्द, और कैसे रंग घोलते हैं, बल्कि यूं कहें कि रंग और गाढ़ा कर देते हैं। हाँ, है ना? सही और बात कभी कभी हमें जैसे हतप्रभ से रह जाते हैं, तो जब हम ऐसे चौंक उठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बातों को जीवंत भी कर देते हैं। हाँ। तो चलते हैं और बधाई देते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस है, तो हमारे जो साथी हैं वहां पर, भाई बंधु सखा और जो भी हमारी सखियां हैं, उन सबको ढेर सारी बधाई। ये भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है, देश की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, और सीआरपीएफ देश का इकलौता ऐसा अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना आजादी से पहले हो गई थी। जी हाँ, इस बल की बुनियाद 27 जुलाई 1939 को पड़ी। उस वक्त ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में जाना जाता था। आज़ादी मिलने के बाद नव स्वतंत्र राष्ट्र की बदलती ज़रूरतों के अनुसार जब जब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपने की बात आई, तो बस 28 दिसंबर 1949 को संसद का एक अधिनियम पारित किया गया और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा गया। 1950 में 19 मार्च के दिन ही सीआरपीएफ को झंडा यानी प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया था, और साल 2022 से 19 मार्च को सीआरपीएफ डे परेड के आयोजन की शुरुआत हुई है, यानी कि जो जो इनके खास दिन है उनको ये किसी न किसी तरह से मनाते हैं तो भाई हम भी मनाते ही हैं, क्योंकि हमारी ही सुरक्षा में तो लगे हुए हैं। बिल्कुल। और देश में शांति का माहौल बना रहे तो जाहिर है कि देश का विकास भी तीव्र गति से होता है। वर्तमान में ये जो बल है ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, और वास्तव में देखा जाए तो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जिस बहुआयामी भूमिका की परिकल्पना की थी, उसे यह बल आज बड़ी ही कुशलता से निभा रहा है। प्राथमिक रूप से सीआरपीएफ पुलिस कार्रवाई में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सहायता करता है, साथ में कानून व्यवस्था को बहाल करने और आतंकवाद से निपटने में भी तत्पर रहता है। और इस बल के जाबाजों ने युद्ध के मोर्चे पर चीन और पाकिस्तान की सेना को कड़ी टक्कर दी थी, यानी कि मौका मिलता है तो ये वहां पर भी पूरा कंधे से कंधा मिलाकर लगे रहते हैं, जी जान लगा देते हैं। और इस तरह से देश के अंदर ही नहीं, सीमाओं पर भी इनके सतर्क जवान हर मुश्किल का मुकाबला करते आए हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ा वो है, और इस काम को करते हुए हर समय अपने कर्तव्य पथ पर सजग रहने वाले इन सभी भाइयों को, इन सभी जवानों को एक बार फिर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता,
जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। वाकई उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस पर इतनी सतर्क सजग निगाहें हों और हमेशा चौकसी में लगी रहती हों। चौकसी में लगी रहती तो हैं वो सब, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है राजुल, और क्या हम उसे निभा रहे हैं? तो ये सब समय जो आता है वो इसलिए भी आता है कि हम ये भी देखें कि हम क्या कर रहे हैं। देश के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है, ये शांति बनाए रखने में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि जिन्हें सिर्फ सौंप दिया गया है ये काम और एक नियत कर दिया गया है, उन्हें एक पद दे दिया गया है, तो सिर्फ वहीं तक सीमित है मामला, है कि नहीं? बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी ऐसा नहीं है, बहुत से लोग अपने आप समझ जाते हैं, और ये कोई आज की ही बात नहीं है, बल्कि ये सदियों से होता आ रहा है। और हमारा देश तो खास तौर से कहते हैं ना कि वीरों और वीरांगनाओं से भरा हुआ है, जैसे कि मिट्टी में ही कुछ ऐसा है। सही बात है, रत्नों का देश है तो रत्न ही जन्मते हैं, और ऐसे ऐसे वीर रत्न जन्मते हैं, वीर वीरांगनाएं जन्मती हैं, जो कि हमेशा अपने काम से, अपनी बात से, और जो अपनी मिसाल वो पेश करती हैं वो हमेशा याद रहती है। बिल्कुल। तो हम बात करने जा रहे हैं ओंके ओबव्वा की। एक ही दिन में साधारण स्त्री से साहस की मूर्ति बनने वाली वीरांगना है, जो मिसाल है स्त्रियों में साहस और स्थिति के अनुसार कदम उठाने की क्षमता हर युग में थी। ये बताती हैं, इनकी बात अगर इनकी हम जानकारी हासिल करें तो यही समझ में आएगा कि कभी भी हम किसी के मोहताज नहीं थे, बस साहस होना चाहिए और स्थिति के लिए हम चौकन्ना रहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और ये वीरांगना हैं हुल्यास समुदाय की ओबव्वा, जिन्हें ओंके ओबव्वा के नाम से जाना जाता है। वो एक ऐसी महिला योद्धा थी जिन्होंने एक मूसल से अकेले ही सेना से लड़ाई कर ली थी। कन्नड़ भाषा में मूसल को ओंके कहा जाता है, इसलिए उनका नाम इतिहास में ओंके ओबव्वा के रूप में दर्ज है। बात है 1776 की। कर्नाटक में चित्रदुर्ग नाम का एक किला था जिस पर मतकरी नायक का शासन था। ओबव्वा उसी किले में अपने पति मुदडा हनुमा के साथ रहती थी। मुदडा हनुमा किले के एक बहुत संवेदनशील स्थान पर प्रहरी थे। उन दिनों मैसूर के सुल्तान थे हैदर अली, और वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए आसपास के इलाकों को जीतते आ रहे थे। अब उनकी नजर भाई जाहिर है कि चित्रदुर्ग किला पर भी थी। हैदर अली ने अपनी बड़ी सी सेना के साथ चित्रदुर्ग किले के चारों तरफ से घेरा डाला और कई दिनों तक किले में प्रवेश करने की कोशिश होती रही, लेकिन चट्टानों से बने उस अभेद्य किले के अंदर जाना लगभग असंभव सा लग रहा था। आखिरकार गुप्तचर ने एक सकरा सुराख ढूंढ निकाला जो 2 चट्टानों के बीच था, लेकिन वो छेद इतना छोटा था कि उसमें से केवल एक ही सैनिक प्रवेश कर सकता था। उस जगह के पहरेदार थे ओबव्वा के पति, जो रोज दोपहर के समय भोजन करने अपने घर आते थे, और ये जानकारी दुश्मन सैनिकों को भी थी। तो उन्होंने ये तय किया कि दोपहर में जब जाएगा पहरेदार भोजन करने के लिए, तो एक एक करके सैनिक उस छेद से भीतर अंदर जाएंगे। अब उस दोपहर जब ओबव्वा के पति दोपहर का भोजन करने आए तो उनके लिए पानी नहीं था पीने का, जिसे लेने के लिए ओबव्वा तालाब पर आई, और उस छेद के नजदीक ही था वो तालाब। उन्होंने छेद में प्रवेश करने के लिए जो सैनिक तैयार हो रहा था उसकी कानाफूसी सुनी, तो तुरंत पति को बुलाने के लिए घर की तरफ दौड़ी। अब पति उनके भोजन कर रहे थे तो उन्हें लगा कि भोजन करते से उन्हें क्या उठाएं, तो उन्होंने एक पल को सोचा और सामने पड़ा मूसल उठाकर छेद की ओर वापस लौट गईं। हाथ में मूसल लिए खड़ी ओबव्वा को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एक सैनिक जो रेंगते हुए छेद से बाहर निकल रहा था वो इन्हें दिखाई पड़ा और उन्होंने फौरन उसके सिर पर मूसल से वार किया। सैनिक वहीं ढेर हो गया, तो उन्होंने उस सैनिक के शव को खींचकर किनारे रखा।
ताकि उसको ये पता न चले पीछे आने वाले सैनिकों को कि यहाँ पर कुछ और कारनामा हो रहा है, और बस शांति से दूसरे सैनिक की प्रतीक्षा करने लगी। और उसके बाद और भी सैनिक इसी तरह से आते रहे और वो यही करती रहीं। ओबव्वा को देर हो रही थी तो उनके पति ने सोचा कि ये तो पानी लाने गई थी, इतनी देर कैसे लग गई। ये सोच के वो तालाब के पास पहुंचे और तालाब से उनकी नजर पड़ी सीधे वहां जहां पर ये ओबव्वा कर रही थी। तो जब पहुंचे तो तब तक वो बहुत सारे सैनिकों को ठिकाने लगा चुकी थी। खून से लथपथ थी वो ओबव्वा, और शत्रु के इतने सैनिकों के इतने सारे शव थे। ये देखकर उनके पति तुरंत समझ गए और उन्होंने बिगुल बजाकर अपनी सेना को सचेत कर दिया। यानी कि उन्होंने अलार्म बजाया, जो आज की भाषा में अगर हम कहें तो लोगों को बता दिया कि यहाँ खतरा है। और उस रात ओबव्वा की निर्जीव देह पाई गई। ये देह निर्जीव कैसे हुई कोई नहीं जान पाया, लेकिन सबके मन में उनके लिए अपार श्रद्धा उमड़ आई। जिस बहादुरी से उन्होंने अपने लोगों और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ी, उसे कोई नहीं भुला सकता। देशभक्त, इतनी अप्रतिम देशभक्त और बहुत साहसी योद्धा उनके ओबव्वा को आज भी बड़े आदर के साथ याद किया जाता है। उन्हें कन्नड़ महिला गौरव का प्रतीक माना जाता है। हर साल 11 नवंबर को कर्नाटक में उनके ओबव्वा जयंती मनाई जाती है। और वर्ष 2018 में उनके ओबव्वा से प्रेरित होकर चित्रदुर्ग पुलिस ने जिले में जो महिला पुलिस कांस्टेबल थे उनका एक दल बनाया जिसका नाम है ओबव्वा पदे। ये दल महिलाओं की रक्षा करता है और उन्हें प्रशिक्षण देता है। क्या बात है, ये बहुत सम्मान की बात है। उन्हें इस तरह से सम्मान दिया गया, हम सब के मन में भी उनके लिए बहुत अपार श्रद्धा है और उन्हें हम नमन करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक साधारण स्त्री जो कि घर में खाना बना रही है, पति की सेवा कर रही है या घर के काम कर रही है, उनके अंदर भी इतनी कर्तव्य परायणता कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि उनके अपने देश के लिए या अपने दुर्ग के लिए या जहां पर वो रह रही हैं, संस्कृति की बात हो या किसी भी चीज की बात हो, उसकी रक्षा के लिए सजग रहना जरूरी है। और जब आप सजग रहेंगे, हिम्मत रखेंगे, थोड़ा धैर्य भी रखेंगे, तो ये सब कुछ अंजाम दे सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे लोगों हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उन्हें हम नमन करते हैं। ऐसे लोग अमर हैं हमेशा और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। सारे जहां में ऐसा कोई रतन नहीं है, सारे जहां में ऐसा कोई रतन नहीं है। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है।
से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। अच्छा, हमारे वतन से हाँ। अच्छा कोई वतन नहीं है, और हमारे वतन में जो खाना पीना है उससे अच्छा भी कहीं और नहीं है। नहीं हो सकता है अच्छा हो, लेकिन हमें बड़ा फक्र है कि भाई हमारे यहाँ बहुत ज्यादा विविधता है, और कुछ भी हो जाता है तो बस तुरंत हम लोग कढ़ाई चढ़ा देते हैं, और तेल में अगर तल दिया कोई चीज ना, आहा बस। अरे सेक भी ले हम लोग तो, कलछी ही अगर पकड़ लें तो क्या से क्या हो जाता है। क्या से क्या अच्छा, हो वैसे जाता है। एक बात है कि हमारी एक सखी ने मोरधन के फलाहारी चटपटे कटलेट भेजे हैं। अब मोरधन क्या होता है वो अगर हमें ये बता दें तो फिर उस कटलेट की रेसिपी बताने में हमें ज्यादा आनंद आएगा। नहीं, रेसिपी इन्होंने पूरी लिखी है, मोरधन भी हम बोल देंगे बाद में, लेकिन अगर थोड़ा स्पष्ट कर देंगी तो हम भी बनाएंगे बाद में ना, है कि नहीं। अब मोरधन पता नहीं कहने से बाजार में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या क्या होता है, या हो सकता है हो वो। हाँ, तो किसी को पता हो तो जरूर आप लिखें मोरधन क्या है, क्योंकि भाई आप ये ना सोचे कि यहाँ जो व्यंजन हम बताते हैं वो हम बनाते नहीं, हम बनाते भी हैं, कोशिश करते हैं, जो बनाते हैं जो अच्छा लगता है उसे ही शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में, बहुत हद तक, बिल्कुल एक सीमा तक, है ना। तो बता दे फिर मतलब खाने की बात आई तो शुरू हो गई तुम। अरे भाई नहीं, पहले तुम वो दूसरी वाली बताओ ना, वो वाला कटलेट जो बता रही थी, बड़ा कुरकुरा सा बनता है और जो बड़ी आसानी से। नूडल्स के कटलेट है, नूडल्स के कटलेट। हाँ, वो नूडल्स के कटलेट की कहानी बड़ी मजेदार है, पता है। बताइए। एक ठेले पर ऐसी दुकान थी, तो उसमें नूडल्स अलग लिखा था, कटलेट अलग लिखा था, समोसा अलग लिखा था, तो उसमें वो जो कॉमा लगता है ना वो मिट गया था, तो नूडल्स के हट गया था, तो नूडल्स कटलेट हो गया। तो फिर किसी ने मांगा, 2-4 लोग जो आए कहे नूडल्स कटलेट दो, तो वो बेचारा फिर नूडल्स कटलेट बनाने लगा। पहले नहीं बनाता था, नूडल्स अलग बनाता था, नूडल्स अलग बनाता था, कॉमा लगा रहता था, कटलेट होता था। तो अब जब हट गया तो नूडल्स कटलेट दो, नूडल्स कटलेट दो, तो नूडल्स के कटलेट बनाने लगा। तो एक ये भी तो हुआ ना कि अब वो नूडल भी दे और कटलेट भी दे, और नूडल कटलेट से एक और उसकी विशेषता, ऐसे ही समोसा भी बनने लगा, नूडल्स समोसा। क्या बात क्योंकि अब कहा कि भैया जी क्या बताएं, हम पहले नूडल्स अलग बनाते थे, समोसा अलग बनाते थे, एक दिन ये हट गया कॉमा, तो अब से 4-5 लोग जब मांगे तो हम कह लो हम बना ही देते हैं अब नूडल्स। वैसे ये कॉमा, सेमीकोलन और ये विस्मयादि बोधक जो है ना, ये बहुत काम के हैं, इन्हें हटने से क्या हो जाता है। लेकिन आजकल लोग लगाते नहीं है विस्मयादि बोधक। जो चिन्ह होते हैं वो एक डंडी है, उसके नीचे छोटी सी बिंदी। अरे हाँ, ऐसे ही होता है। मजा आ गया ना। तो बस मजा आएगा, लेकिन फिलहाल बता दो जरा सा। नूडल कटलेट्स बनाने के लिए नूडल का एक पैकेट ले लेते हैं, और उबले आलू मध्यम आकार के 3 आलू, और एक मध्यम आकार का प्याज, 2 हरी मिर्च, अगर पत्ता गोभी उपलब्ध है तो पत्ता गोभी ले ले बारीक कटी हुई आधा कप, और घिसी हुई गाजर ले ले आधा कप, शिमला मिर्च ले ले बिल्कुल बारीक कटी हुई 1/4 कप ले लें शिमला मिर्च, ज्यादा नहीं डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच, चाट मसाला आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, और कटा हरा धनिया 2 बड़ा चम्मच, और तेल कटलेट को सेकने के लिए जी। अब करना क्या है कि नूडल के पैकेट पर जो लिखा रहता है ना वैसे उसको उबाल लें, और फिर उसके बाद उबालने के बाद ये ध्यान रखें कि गलने ना पाए, घुट जाएंगे अगर बहुत ज्यादा देर तक उबलेंगे। हाँ, थोड़ा सतर्क रहें, ज्यादा जब गलने लगे तभी आप उसको हटा लें, क्योंकि थोड़ा बहुत तो गर्म पानी में ज्यादा फिर गलता ही है। हाँ, तो थोड़ा 19 रह जाए तभी आप निकाल लें उसे। हाँ। और उसके बाद फिर क्या करें कि इसको फैला दें सोखता पेपर पर या किचन के कपड़े पर, छन्नी में छान लें उसको तो अच्छा रहेगा तुरंत। अब प्याज जो है उसे छीलकर बारीक बारीक काट लें, और मिर्च भी उसको भी बारीक काट लें, आलू छीलकर उसमें मसल लें। अब एक कढ़ाई में 2 छोटा चम्मच तेल गरम करें, और प्याज और कटी हरी मिर्च डालकर प्याज का रंग बदल जाए, गुलाबी हो जाए, तब तक उसको भून लें। 2-3 मिनट का समय लगेगा। अब इसमें पिसी हुई गाजर डाल दें, जो घिसी हुई गाजर है वो डाल दें। हाँ, और 1-2 मिनट के लिए उसको भी थोड़ा सा भून लें। फिर पत्ता गोभी और बारीक कटी शिमला मिर्च डालकर 2 मिनट भूनें। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर और ये सब जो आपका चाट मसाला है वो सब मिला लें, और अब इसमें मसले हुए आलू मिलाएं और कुछ देर तक भून लें। अब ये जो मिश्रण आपका बन गया है, ये इसमें उबले नूडल्स डालें, सभी सामग्री को हल्के हाथों से मिलाएं। अच्छा। और फिर आंच बंद कर दें, कटा हरा धनिया मिलाएं और इस मिश्रण को ठंडा कर लें।
जब ठंडा हो जाए तब इस नूडल को सब्जियों के मिश्रण से जो है नूडल और सब्जियों का, तो उसके अंडाकार कटलेट बना लें या जैसा आपको शेप चाहिए गोल हो, चाहते बस। हैं, हाँ, दिल का शेप दिल चाहते का शेप हैं, भी बहुत हाँ अच्छा क्या लगता बात है। है। और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ना, तो ये थोड़ा ना जैसे सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा, अच्छा। और उसके बाद फिर निकाल के फ्राइंग पैन गरम कर ले या कढ़ाई, आप जो भी जैसे अगर तलना चाहते हैं तो कढ़ाई में तल लें, और नहीं तो उसको सेक के भी खाएं तो भी बहुत मजेदार होगा। लाल लाल सेक ले दोनों तरफ से, और खट्टी मीठी चटनी के साथ और आराम जब से अब तवे खाएं। पर अगर आप सेकते हैं या नॉन स्टिक तवे पर अगर आप चाहते हैं तो ज्यादा कम तेल लगेगा, लेकिन अगर वैसे तवे पर आप करेंगे तो चारों तरफ अच्छे से तेल डाल डाल कर उसको सेक लें दोनों तरफ। तेल जरूर डाल लीजिएगा, ऐसे नहीं होगा, खूब करारा कुरकुरा हो जाएगा। कुरकुरा हो जाएगा। और ये तो निर्भर करता है कि आप तलेंगे उसको या तवे पर बनाएंगे, ये मौसम कैसा है। अगर बहुत गर्मी है तो तवे पर सेक कर खा लीजिए, और बारिश हो रही है तो आप कढ़ाई में तल लीजिए, बड़ा मजा आपकी आएगा। इच्छा, हम जैसे भी गाना कर सुना लें। देते हैं। गाना हम सुनाएंगे, और गाने बहुत सारे हैं। तो ऐसा करते हैं कि एक और कटलेट बता दें। हाँ, एक कटलेट और बता देते हैं। या तो हमारे जो साथियों ने शब्दों के बारे में लिखकर भेजा है वो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कटलेट के बारे में हम थोड़ा सा अभी बताएंगे बाद में, क्योंकि बातों में रंग हम अपने शब्दों से ही घोल सकते हैं। हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छी बात लिखकर भेजी है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने लिखा, अपने शब्दों में अपनेपन की मिठास के साथ प्यार और दुलार लिए स्नेह और आत्मीयता भरी बातें जब हम किसी से करते हैं तो हमारी बातों में इंद्रधनुष के समान कई रंग भर जाते हैं। तो ये है बातों में रंग शब्दों के संग। तो बातों में रंग शब्दों के संग यानी बातों को रसपूर्ण बनाना। स्वीट हार्ट, जाने मन, लाडो परी, राजकुमारी, कन्हैया, कान्हा, इन शब्दों का प्रयोग बोलचाल में हास्य लालित्य का पुट लेता है। ओह, कितनी प्यारी प्यारी बात लिखी है। ऐसा ही इन्होंने लिखा है, शब्द अपने अंदर अनगिनत भाव समेटे हुए हैं, प्रेम, गुस्सा, मजाक, मस्ती, आदर, सत्कार, अपमान, घृणा आदि। सामने वाले को मात्र शब्दों के बोलने के तरीके से ही स्पष्ट हो जाता है कि सामने वाले के मन में क्या भाव है। तो शब्दों की जगह पर अगर एक या दो शब्द बोलने से ही वो भाव प्रकट हो जाए तो क्या बात है। क्या बात है भाई। बात जो भी हो, अभी तो एक ब्रेक का समय हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं उसके बाद। ब्रेक खत्म हो गया तो हम आ गए। तो बस हम आ गए। तो बस आप बता देते हैं फिर कि कैसे बनेगा पोहा कटलेट, अगर तुम कहो तो। बिल्कुल, अगर तुम कह देती पहले तो हम पहले बता देते। ये अगर मगर भी है ये विस्मयादि बोधक शब्द, कृपया बता दें। अनुमोदन भी होता है इसमें, और एक तरीके से आग्रह भी होता है। लेकिन फिलहाल हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं, पोहा कटलेट बताते हैं। 1 कप मोटा पोहा लें, आधा कप बारीक कटी या कद्दूकस की हुई गाजर लें, और 1 उबला हुआ आलू चाहिए इसके लिए। बारीक कटी हुई 4 से 5 फ्रेंच बीन्स, इसको ब्लॉन्च कर लें यानी कि। और उबले हरे मटर ले लें आधा कप। बारीक कटा हुआ प्याज चाहिए इसके लिए। 1 बड़ा चम्मच हरा कटा हुआ धनिया, आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच सूखा अमचूर पाउडर, और सफ़ेद तिल थोड़ी सी चाहिए। चुटकी हुई चीनी ले लें आप, अगर आपको ठीक लगता है तो, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन नमक आप नहीं छोड़ सकते, नमक चाहिए ही चाहिए। अब 1 कप मोटा पोहा जो है उसे धोकर 3 से 4 मिनट के लिए भिगो दीजिए। फिर एक छलनी में इसको सारा पानी निकाल दें, यानी कि निथार लें पानी को, और पोहा अच्छे से नरम हो जाए, भीग जाए।
लेकिन इसमें पानी नहीं होना चाहिए, सूखा हुआ हो। और जैसे हमने कहा कि इसको पहले छान लें, फिर उबला हुआ आलू छीलकर अच्छी तरह से मैश कर लें। पोहा कटलेट मिश्रण बनाने के लिए पोहे में बीन्स या उबले हरे मटर, प्याज, हरा धनिया, चम्मच अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो सब मिला दीजिए। छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ये सब चीज़ें जो हमने बताए थे मसाले वो भी मिला लीजिए, अमचूर वगैरह जो भी था, सफ़ेद तेल 1 चुटकी चीनी और नमक, फिर सब चीज़ मिला के फिर आधा चम्मच, नहीं अगर आपके पास चाहती हैं तो नींबू का रस भी मिला सकते हैं खटाई की जगह। कुछ लोग प्राकृतिक चीज़ें पसंद करते हैं ताज़ी। सभी चीज़ों को जब अच्छी तरह से मिला लेंगे तो छोटे छोटे कटलेट या टिक्की का आकार दे लें। भाई आकार ऑप्शनल है, अपनी मर्जी के हिसाब से और भी कुछ बना सकते हैं आप उसमें। तवा गरम करें, 3 बड़े चम्मच तेल डालें, तेल को गरम होने दें। पोहा कटलेट को तवे पर रखें, सुनहरे होने तक धीमी से मध्यम आंच पर ही तले हुए पोहा कटलेट को किचन पे तवा पर अगर बना रहे हैं तो आपको सेकना पड़ेगा, लेकिन अगर कढ़ाई पे रखेंगे तब आप तल सकते हैं इसको। फिर आप जो पेपर टॉवेल है उस पर रखें ताकि जो अधिक तेल है वो निकल जाए। अब इसे आप हरी चटनी के साथ खाएं, सॉस भी ले सकती हैं जो आपकी पसंद है। तो पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, लेकिन गाना हमारी पसंद का। उई माँ, ये शब्द जो है वो बिल्कुल तुरंत बता देता है कि मतलब थोड़ा सा विस्मय भी है, थोड़ा सा दर्द भी है और थोड़ा सा मजा भी आ रहा है, थोड़ा सा मजा भी आ रहा है। और कई चीजें इसमें मिश्रित हैं, मिश्रण है, कई चीजों का मिश्रण है, कई चीजें इसमें मिली हुई हैं, तो भाई ऐसी मिश्रित चीजों का मजा अलग होता है। बिल्कुल। ऐसे ही मिश्रित चीजों का मजा देने के लिए हमारे एक साथी ने
काले चने के कटलेट्स बनाने की विधि भेजी है। भीगे काले चने के साथ अदरक, लहसुन, नमक डालकर कुकर में 2-3 सीटी लगाकर इन्हें पका लें। फिर बाहर निकाल के ठंडा होने पर पीस लें, बहुत बारीक ना पीसे। कटी हरी मिर्च, धनिया पत्ती, करी और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। बारीक कटी प्याज, अगर प्याज थोड़ा चाहिए तो, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर मिला दें। नहीं चाहे तो नहीं डालें प्याज, तो भी चलेगा। हाँ, और सभी को मिलाकर कटलेट का आकार देकर नॉन स्टिक तवा पर सेक लें। क्या बात। बहुत झटपट बन जाता है और स्वादिष्ट भी बहुत लगता है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि आप चाहें तो इसमें भीगे हुए स्प्राउट, मूंग मिलाकर बना सकती हैं, उसे भी चने के साथ उबाल लीजिए। हाँ, ये बात भी है। वैसे देखा जाए तो केवल चना भी जो अपने आप में बहुत पौष्टिक चीज है, और चूंकि उसमें छिलका भी रहता है तो जाहिर है कि आपको रेशों की मात्रा भी मिल जाती है। छिलके से आपका पेट भी अच्छा रहता है और पौष्टिक ही पौष्टिक है, स्वाद भी मतलब एक पंथ दो काज हो जाती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वैसे जो पोहा है उसको सिर्फ अगर हम आलू के अलावा भी अगर हम कोई उसका सोचे, कोई दूसरा विकल्प सोचे, हम सोचे क्यों, बता दो। तो हम अरबी ले सकते हैं। हाँ, उसके साथ भी मिला के बना उसके साथ मिलाकर बना सकते हैं। कच्चा केला, उसे उबालकर उसके संग भी बना सकते हैं। बिल्कुल। और इनमें से जो भी पसंद या जो भी उपलब्ध हो, तुरंत उपलब्ध हो मौसम के हिसाब से। कच्चा केला जाहिर है कि ज्यादा पौष्टिक चीज है शरीर के लिए, और अगर आप अरवी या घुइयां मिला रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा बादी करने वाली चीज है, तो सुबह खा लें तो बेहतर है, रात में ना खाएं, ऐसी चीजें तो अच्छा है। और अगर खा रहे हैं तो उसमें अच्छे से ज्यादा मसाला आदि डालें, और कोशिश करें कि अजवाइन आदि भी जरूर उसमें डाल लें, ताकि आपके पाचन की जो है स्थिति वो सुधरी रहे, बनी रहे। मतलब जो लाल मिर्च, नमक और ये सब डाल रहे हैं आप, उसके साथ साथ अजवाइन या थोड़ा सा हींग मिला लें, अच्छे से डालें, अजवाइन डाल लें। अगर आपको स्वाद पसंद आता है तो उसके संग संग आप थोड़ा सा लौंग भी 1-2 डाल सकते हैं, तो जो आपके पाचन में सहायक भी हो जाए, मतलब जीभ को भी मजा आ जाए और पेट को भी मजा आ जाए। और अगर लौंग का फूल जो है उसके ऊपर ऐसे दिल के शेप में अगर उसके बनाए जाए और उसके ऊपर लौंग का फूल ऐसे करके लगा दिया जाए तो कितना सुंदर लगेगा। मतलब वो लौंग का ऊपर का टुकड़ा, बस ऐसा लगेगा कि क्या बात है, क्या बात है। तो हाय हाय करने की जो बात है, ये हमारे बारे में, इसके बारे में हमारे साथी ने लिखा है, ये शब्द भाषा के अलंकार हैं। कभी कभी अपने मन के भावों को पूरे शब्दों में कहने की जगह सिर्फ ये शब्द ही काफी होते हैं। एक और साथी लिखते हैं कि कॉमा का स्थान उपयोग अगर बदल गया तो पूरा अर्थ ही बदल जाता है। जैसे कि छोड़ो, मत मारो, ऐसे, और फिर छोड़ो मत, मारो इसे। सही बात है, ये बात बहुत बड़ी बात आपने बताई। और ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में अगर कहीं ऊपर की जो शिरो रेखा है वो कहीं छूट गई या कुछ हो गया, या तो पूरी ही छूटी रहे और कहीं गलत लग गई या कहीं थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, या जब हम लिखते हैं लाइन बदल गई नीचे। तो एक विद्यालय में ऐसे था ना कि आज विद्यालय बंद रखा जाएगा। अब वो बच्चा देख के आया, उसने जल्दबाजी में पढ़ा, तो उसने पढ़ा आज विद्यालय बंदर खा जाएगा। थोड़ा सा जब खिसक जाता है मामला तो सब कुछ खिसक जाता है। मतलब सूचना पट पर, जैसे बारिश के दिनों में कई बार ऐसा होता है ना कि चौक फिसल जाती है, और चौक फिसल के जो विद्यालय बंद दा के साथ जो है वो रात चला आया साथ साथ, और वो बंदर हो गया। तो बस ऐसे ही हो जाता है, तो खिसक जाती है। कभी कभी हमारी निगाहें भी हैं जो खिसक जाती हैं इधर उधर। तो ऐसे ही इन्होंने भी लिखा है कि एक हतप्रभ करने वाले शब्द आ, ए, हाय राम, हे राम, दुखद भी होता है, अरे राम, तो सुखद भी होता है। तो बहुत तरीके से इन सब चीज़ों की अभिव्यक्ति होती है, और हमारी जो मनोभाव है किस तरह से प्रकट होते हैं, और जो बात हम कहते हैं वो कितनी प्रभावशाली हो जाती है इन शब्दों के माध्यम से। और देखिए ना, ये भी तो होता है, हाय हाय क्या कह रही हो, या हाय हाय ये क्या हो गया, कितनी तरह से हो जाता है, हाय कितनी तरह से हो जाता है। और एक हाय हाय ये भी होता है ऐसा। चलो सुनते हैं। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, अरे हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी धड़कन की आधी नौकरी वे मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी।
भाई यही होता है कि हाय हाय और हाय हाय। और उसके बाद होता है डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग। तो डिंग डंग डिंग डंग डिंग जब हो जाता है, या कहते हैं हाय हुक्कू हाय हाय। तो पता नहीं किस किस तरीके से हाय हाय होता है, लेकिन भाई बहुत सारे जो शब्द हैं जो हमें आश्चर्य में डालते हैं, हमारे हर्ष को प्रकट करते हैं, हमारे शोक को प्रकट करते हैं, हमारी जो घृणा का भाव हमारे अंदर आता है, वो बस एक शब्द में सारे हमारे मनोभाव को प्रकट कर देते हैं, है ना। ऐसे ही भाव होते हैं और इन्हें हम विस्मयादि बोधक भाव कहते हैं या शब्द कहते हैं। अवयव हैं वैसे तो ये जो हमारे ये वाक्य के पहले प्रयोग में लाए जाते हैं, है ना। अवयव मतलब जो जिनमें कुछ भी व्यय नहीं होता, अगर शाब्दिक अर्थ में देखें। हाँ, तो शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो कुछ व्यय नहीं होता है, और उन्हें अगर आप ना लगाएं तो भी काम चल जाएगा। हाँ। और लगा लेंगे तो पैसा नहीं खर्च होगा। हाँ। है ना, इसका मतलब है और फ्री ये के भी है। बात है ना कि रूप, लिंग, वचन, कारक, काल, ये सब नहीं इनके बदलते हैं, ये अभिकारी रहते हैं, बिल्कुल ऐसे निर्विकार भाव से बैठे रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं, निष्प्रिय रहते हैं। बस आपकी जबान पे आते ही आपके भाव बता देते हैं। भाव बता देते हैं और मतलब पूरा मजा लगा देते हैं, पूरी बाजार सजा देते हैं आपके मनोभाव की, है ना। और खर्च होने की जो बात है ना व्यय वाली, वो बिल्कुल सही है कि नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लगा दिया तो भी चलेगा, फ्री के हैं। तो लेकिन खासियत इनकी है कि वाक्य के आरंभ में आते हैं, जैसे हम लोग बार बार बता रहे हैं, और ये किसी भी वाक्य का हिस्सा नहीं होते हैं, भाव प्रकट करते हैं, है कि नहीं। तो और जब मनोभाव प्रकट करते हैं तो उसकी तीव्रता भी बता देते हैं कि भाई कोई कितना खुश है, कोई कितना आपसे मतलब आपका कितना बड़ा फैन है, आपकी कितनी तारीफ कर रहा है कि हाय आप तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। एक ये भी तो हो सकता है हाय, बस वो भी बहुत गहरा भी हो सकता है। इतना गहरा कि आप बिल्कुल रसातल में चले जाएं। लेकिन हाँ, ये भी होता है कि वाह होता है, एक वाह 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 होता है, मतलब आप रोक ही नहीं पाते अपने आप को। तो सच बात है कि इससे उसकी तीव्रता, उसकी क्या शेर पढ़ा, डिग्री पता चलती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि उसकी गहराई पता चलती है, उसकी गूढ़ता पता चलती है। और धन्य धन्य है भारत भूमि। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह से खुशी जताने, प्रशंसा करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कई तरह के होते हैं, ये बोधक होते हैं, यानी कि प्रकट करते हैं हमारे मनोभाव को, है ना। और फिर अब जैसे ये कोई कहे कि हे राम ये क्या हो गया, जैसे कि हमारे एक साथी ने लिखा था, या हाय सब खत्म हो गया, या उफ कितना सहन करना पड़ेगा जी। तो ये जो शब्द हैं इसमें दुख प्रकट हो रहा है, पता लग रहा है, इन्हें शोक बोधक कहते हैं ना। तो हाय या बाप रे बाप, हे राम, ओह उफ, या त्राही त्राही, ओह इतनी गर्मी है, त्राही त्राही हो जाती है ना, त्राही त्राही हो गई, आहा आह हा। तो हे इस तरीके के जो आपके, ये निर्भर करता है कि आपकी कैसी आदत है और क्या आप कहना चाहते हैं और क्या आपका वाक्य है आगे। तो इस तरीके से ये प्रकट करते हैं कि हे राम, राजुल को ये क्या हो गया। जब तुम भीग के आई तो बिल्कुल हमारे मुंह से यही निकलने वाला था कि हे राम, ये राजुल को क्या हो गया, इस बारिश में चली आ रही है। लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा दुख था। लेकिन जब तिरस्कार की बात आती है तो अक्सर हम छी छी, थू थू, धिक्कार, हट, थत भी कहते हैं, ओफो। कभी कभी हम तिरस्कार में भी कहते हैं, हालांकि उसको क्रोध में भी कहते हैं, चुप चुप भी कह देते हैं। तो फिर वही वाली बात आती है, जैसे कि अक्सर अपने दोस्तों के लिए हम जरूर कहते हैं कि दोस्त के नाम पर भाई तुम धिक्कार है, तुम्हारा धिक्कार है, तुम दोस्त के नाम पे बिल्कुल बेकार हो, है ना। तो ये बड़े अधिकार भाव में भी हम इसको कहते हैं, जब बहुत अपने से इस तरीके की बात होती है, या कहते हैं चुप हो जाओ, अब मैं इससे ज्यादा अपनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सम्मान पर ठेस लगे मुझे, है ना। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, जैसे चुप, हट, भाग यहाँ से। तो ऐसे बोलचाल की भाषा में इन सब चीजों का हम प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही हम ये भी कहते हैं त्राई त्राई, त्राई, जैसे त्राई माम, जो बहुत, अगर हम कुछ पुराने नाटक पढ़े तो उसमें है इस तरह के त्राई माम करते हुए लोग आए। और बाप रे बाप, ये भी एक तरह की प्रतिक्रिया है जो हम देते हैं कि किसी चीज का अगर डर लग रहा है, या कोई ऐसी चीज देख ली हमने जो कि हमने पहले कभी नहीं देखी थी, और वो हमसे बिल्कुल अपरिचित है मुझसे, तो भी इस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। या ओह ये है, तब हमारे मुंह से निकलता ओह ये है। या फिर उइमा भी ऐसा ही शब्द है। हाँ, उइमा भी होता है। इसमें भी एक तरह से कह सकते हैं कि विस्मय भी होता है हमें, तब भी इसी तरीके की बातें निकलती हैं, और हम ये कह देते हैं कि ओहो
तुम ही थी कल जो मेरे घर आई थी, है ना। तो एक तरीके से आश्चर्य जब होता है, विस्मय होता है हमें, तो हम इस तरीके के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। और हम एक गाना सुन लें। हाँ, जब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं तो गाना भी सुनते हैं। देखिए, उफ में यू भी लगा दिया और माँ भी लगा दिया, तो बस ये हो गया तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे वाह 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 वाह। उफ यो माँ, ये गीत बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। तो और भी बहुत सारे बोधक होते हैं, जैसे कि स्वीकार बोधक शब्द होता है, जैसे हम कहते हैं अच्छा, ठीक है, हाँ जी, जी हाँ, या बहुत अच्छा, जी जी मैं भी तो यही कह रही थी। तो जैसे अगर हम ये कहते हैं तो आप खुद सोचें कि जी बगैर कहे भी आप ये बात कह सकते हैं कि मैं भी यही कह रही थी। जैसे कि प्यारी बुआ कहती है कि हम भी तो यही कह रहे थे, है ना। लेकिन अगर उसके पहले हम कहते हैं अच्छा हम भी तो यही कह रहे थे, तो ये अच्छा जो हम लगाते हैं वो है स्वीकार बोधक शब्द है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे हमने अभी बताया कि ठीक, हाँ जी हाँ, ठीक ठीक, तो ये निर्भर करता है ना। और इसी तरह का से स्वीकार करने के अलावा कई बार संबोधन करने के लिए भी शब्द होते हैं, जैसे ए जी सुनो तो, अजी आप तो सुनिए कुछ। जब हम बोलते हैं इस तरह से बातें, और कभी कभी ये नाम के आगे भी लगाते हैं, जैसे राजुल रे, राजुल री, इधर आओ री, है ना, है ना, एरी ओरी, एरी ओरी, कितने सारे ऐसे शब्द हैं। या लो ये जरा ले जाओ, तो लो में संबोधन ही है जी, बिल्कुल उसी को कहा जा रहा है। हम उसको एक तरीके से संकेत दे रहे हैं कि हम तुम्हें बुला रहे हैं, जी रुको मैं भी चलती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर भी ये हालांकि ये संबोधन नहीं है, लेकिन ये संबोधन बन जाता है। अलग से शब्द संबोधन नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, ए इधर आओ,
या वो ना अभी गाना हमने सुना था, सुन सुना ए क्या बोलती तू। हाँ। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, या सखी री लगाते हैं आगे, तो ये जो री है ये संबोधन ही सूचक शब्द कहे जाते हैं, बोध दिलाते हैं हमें। हमने हर्ष और भय आदि की तो बात कर ली, लेकिन वही बहुत सारे हैं दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा, आशीर्वाद बोधक भी होते हैं। जैसे कि खुश रहो, शाबाश, जीते रहो, दीर्घायु हो। हाँ। दूधो ना हो बूतो बनो, ये तो लंबा हो गया। क्या बात है, ये तो अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया ना। लेकिन फिर भी ये शब्द है और ये इसी तरीके का बोध कराते हैं, भाव प्रकट करते हैं। अनुमोदन का भी होता है, अनुरोध का भाव भी आता है, जैसे हाँ हाँ बहुत अच्छा, अवश्य अवश्य हम जाएंगे भी आप कह सकते हैं, लेकिन अवश्य जब लग जाता है तो उस पर बड़ा वजन बढ़ जाता है। जरूर आपने बिल्कुल सही कहा। जरूर। तो इस तरीके से अनुमोदन भी है और एक तरीके से बात आ जाती है। अनुरोध के भी बहुत सारे होते हैं। वहीं एक कहा जाता है ऐसा कि विदास बोधक भी होता है, जैसे कि जब जानते वक्त हम कहते हैं, यानी विदा। वो अभी ना बताइए, जब हम चलने लगेंगे तभी बताएंगे। हम चेतावनी तो दे लें, खबरदार। अच्छा। कोरोना वायरस को हल्के में मत लें, या किसी भी बीमारी को हल्के में मत लें। होशियार, बरसात में भीग के आए तो पैरों में तेल की मालिश कर लीजिए, जरूर कर लें। और ध्यान रखें, ध्यान रहे कि जब सो रहे हों तो किसी भी तरीके की आवाज ना हो। ध्यान रहे जब बच्चे पढ़ रहे हों तो आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। तो इस तरीके की चीजें जो है ध्यान रहे के बगैर भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक चेतावनी के तौर पर कहा जाता है। ऐसे एक विवशता भी होती है, जैसे हमने पहले ही कहा था, कदाचित ऐसा हो जाता, काश आज बारिश हो जाती तो हमें पकौड़ी खाने का मजा आ जाता, काश हम एक गीत सुन लेते। सुनेंगे ना, इसके लिए विवश ना हो। लेकिन इसके लिए भी होता है, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। कदाचित तुम सही बोल रही हो, लेकिन किसी भी बात को मानने के लिए सबूत की तो जरूरत होती है। ऐसे ही हम अक्सर कहते हैं ना, मगर, अगर, ये सब हम जब लगाते हैं, लेकिन इसके बिना भी बात चलती है। लेकिन ये तो कुछ जोड़ने वाले शब्द हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हम इस सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। और विदा लेते समय क्या कहते हैं? नहीं, हम तो गा के बताएंगे। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। जुम्मे रात को? हाँ आधी रात को। कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चले? कुछ मजबूरी तो है, हाय ये मजबूरी। समय समाप्त हो चला है, तो अब विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं। हाँ, फिर मिलते हैं। तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और राजुल का नमस्कार। सखी सहेली।